Hello everyone, this is Kuldeep Kartaliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology. Yesterday we discussed about the chapter How do organisms reproduce. These are revision notes for that chapter and I hope you are all clear with what is reproduction, why it is essential for life. So reproduction is of two kinds, asexual reproduction as well as sexual reproduction and sexual reproduction. In asexual reproduction, single organism involved. In sexual reproduction, both organism involved. Gamete formation, no need in case of asexual reproduction, but for sexual reproduction, gamete will form. And the main thing, progeny will be similar in case of asexual reproduction, but progeny will not be genetically similar. There will be more differences in case of sexual reproduction. अगर आपको क्वेश्चन आए कि व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस उसका फ़ायदा क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या फिर ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ज़्यादा एडवांस्ड क्यों माना जाता है, बेटर क्यों माना जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. रीज़न इज़ दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंजेस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है. अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म में धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंजेस आएंगे वो तभी आएंगे अगर उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है और धीरे धीरे स्पीसीज जो है वो न्यू बनने के चांसेस हैं और स्पीसीज में जो चेंज आता है दैट इज़ नोन एज एवोल्यूशन. Okay, and these things we already discussed in earlier video, like fission, multiple fission and binary fission. In binary fission, two individual will form. In multiple fission, number will be more than two. जो न्यू इंडिविजुअल बनेंगे वो दो से ज़्यादा बनेंगे. और this is the diagram, and these are diagram shown binary fission in amoeba and budding in yeast. That is a second type of asexual reproduction, budding in yeast. एंड हाइड्रा ऑल्सो, बडिंग की एग्जाम्पल हाइड्रा भी है. हाइड्रा की डायग्राम यहाँ गिवन नहीं है, कल की क्लास में थी. स्पोर फॉर्मेशन विच इज़ प्रेजेंट इन विच इज़ वेरी कॉमन इन फंजाई, बैक्टीरिया वगैरह में होती है. लेकिन हम ये जो डायग्राम देख रहे हैं स्पोर फॉर्मेशन की, स्पोरेंजियम बन रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे स्पोर बन रहे हैं. दिस इज अ डायग्राम ऑफ अ fungi. And next one is fragmentation. Fragmentation means एक बॉडी जो है फर्दर बॉडीज में टूट जाएगी और बाद में जो छोटे छोटे कंपोनेंट उसके बने हैं वो एज ए इंडिविजुअल बॉडी के तौर पे एक्ट करेंगे और डिवेल्प हो जाएंगे कम्प्लीटली. नेक्स्ट वन इज रीजनरेशन. रीजनरेशन मीन्स दोबारा से किसी पार्ट को, ब्रोकन पार्ट को रीजनरेट करना, दोबारा ग्रो होना उसका. कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि लिजर्ड में रीजनरेशन होती है. सिमिलरली बहुत ज़्यादा रीजनरेशन पावर देखी जाती है हाइड्रा एंड प्लेनेरिया में. हाइड्रा एंड प्लेनेरिया की ये डायग्राम्स गिवन है. फर्स्ट वन इज ऑफ प्लेनेरिया एंड सेकेंड वन इज ऑफ हाइड्रा. नेक्स्ट वन इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का मीनिंग था कि जिसमें कि हम वेजिटेटिव पार्ट को यूज़ करते हैं, मीन टू से कि सीड को ना यूज़ करके उसके अलावा हम लीफ को, रूट को, स्टेम को यूज़ कर रहे हैं फॉर प्रोपेगेशन, फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू जनरेशन. तो वो किस किस से हो सकता है? रूट से अगर होगा तो एडवेंटिशियस रूट कहेंगे हम उसको, और डेलियास में देखा जाता है ये. एंड बाय स्टेम्स इट मे अकर बाय जिंजर स्टेम के साथ कह सकते हैं. पोटैटो का एग्जांपल है. पोटैटो का जो पार्ट हम खाते हैं दैट इज़ नोन एज पोटैटो ट्यूबर एंड दैट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम ओनली. वो मॉडिफाइड स्टेम होता है, चाहे वो अंडरग्राउंड ग्रो करता है लेकिन वो रूट नहीं है. एंड देन बाय लीव्स के थ्रू, जैसे कि ब्रायोफिलम कल की वीडियो में आपने देखा है, अगर नहीं देखा तो वीडियो देख सकते हो. पिछले वीडियो में दिखाया गया कि ब्रायोफिलम कैसे लीव से रीजनरेट कर जाता है. आर्टिफिशियल में ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, टिश्यू कल्चर. देयर इज मिस्टेक, टिश्यू कल्चर होना चाहिए यहाँ पे.
4th पार्ट। तो ये सारे तरीके हैं जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आर्टिफिशियल मेथड हैं। ग्राफ्टिंग में हमने क्या किया था, ग्राफ्टिंग में दो अलग अलग प्लांट के पार्ट्स हमने यूज़ किए थे, रूट, स्कायन किसी और का पार्ट और स्टॉक किसी और का। स्टॉक एंड स्कायन अलग अलग प्लांट से लिए गए थे, उनको जोड़ा गया। इन केस ऑफ कटिंग में हमने देखा कि रोज़ की कटिंग हम यूज़ करते हैं न्यू प्लांट ग्रो करने के लिए। लेयरिंग में हमने देखा था कि जो लोएस्ट ब्रांच होती है उसको ऐसे ही ज़मीन में दबा देते हैं बिना उसको तोड़े, जस्ट उसको बेंड करके। लेकिन एक केस ऐसा भी था, अगर जो ब्रांच है वो ज़्यादा अपवर्ड ग्रो कर रही है तो उसके लिए हम एयर लेयरिंग यूज़ कर सकते हैं। एयर लेयरिंग में हम कोई पॉलीथीन से उसको कवर कर देंगे, बीच जो मटेरियल है जैसे कि सॉयल वगैरह डालेंगे, ग्रासेस वगैरह यूज़ कर सकते हैं हम उसके लिए। और इनको करने से पहले जो है बार्क को रिमूव किया जाता है ताकि इजीली रूट का ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट थिंग इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर का मीनिंग होता है टिश्यू को कल्चर करना, टिश्यू को ग्रो करवाना ग्रोथ मीडियम, आर्टिफिशियल मीडियम में। और बेनिफिट क्या है टिश्यू कल्चर का कि हम ऑफ सीजन भी चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं और ज़्यादा नंबर में कर सकते हैं, कंट्रोल्ड कंडीशन मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज बेनिफिट्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अगर पूरा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बेनिफिट देखें, जिन भी प्लांट्स में हमें सीड नहीं मिलते हैं देखने को, उनमें अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन सक्सेसफुल है तो उनके थ्रू हम प्लांट को दोबारा ग्रो करवा सकते हैं। प्लांट कैन बियर फ्लावर फ्रूट्स अर्लियर देन दोज ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स। ऑब्वियसली ये पॉइंट भी है कि सीड्स को हम ग्रो करेंगे, वो जर्मिनेट करेंगे तब जाके उनका स्टेम ग्रो होगा। लेकिन अगर हम कटिंग से लगा रहे हैं तो इतना बड़ा स्टेम हम पहले ही ग्रो कर लेते हैं। बनाना, ऑरेंज, रोज़ वगैरह जिनके सीड प्रोड्यूस नहीं होते, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी जो खो चुके हैं, ऐसे प्लांट को हम वेजिटेटिवली ग्रो करवा सकते हैं, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट को ग्रो करवा सकते हैं, क्योंकि इनमें हम कोई भी सीड बनने का वेट नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम उसका पार्ट लेते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं। इट मीन्स ये जो भी नया प्लांट बनेगा वो सिमिलर होगा, किससे, मतलब सिमिलर भी नहीं, आइडेंटिकल टाइप ही होगा, क्योंकि उसके सिमिलर काइंड ऑफ मतलब सेम कलर के फ्लावर होंगे, वैसे ही लीव्स होंगे। कोई चेंजेस आने के ज़्यादा चांस है नहीं, क्योंकि एक ही ऑर्गेनिज्म जो है पार्टिसिपेट कर रहा है। और सीडलेस फ्रूट पैदा करने में भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का बेनिफिट है। नेक्स्ट पार्ट जो कि आज हमने स्टार्ट करना था, यहाँ से पहला वाला पार्ट मैंने क्विक रिवीजन में निकाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने उस पर डिस्कस कर लिया है, 2 वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं। अब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें कि हमने क्या ध्यान देना है कि प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो फ्लावर से होती है। फ्लावर एक ऐसा ऑर्गन है जो रिप्रोडक्शन करवाता है प्लांट्स के केस में। इसमें होता क्या है, मेल और फीमेल गमीट का फ्यूज़न होता है, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और गमीट का फॉर्मेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा ऑब्वियसली, और गमीट्स में क्रोमोसोम नंबर जो है वो रिड्यूस किया जाता है, और दोनों प्लांट के अलग अलग मीन्स एक प्लांट से अगर मेल पार्ट जैसे कि पॉलन जाता है, दूसरे प्लांट से स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है, तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल लिटिल बिट डिफरेंट होगा और दोनों का फ्यूज़न होगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगी। रिकम्बाइन मीन्स दोबारा से जुड़ जाना, रिकम्बाइन है ना, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाएगा, रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा, और जिसके कारण की वेरिएशन आएंगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन पार्ट फ्लावर्स होते हैं, और उसमें दोनों मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट रहते हैं। फ्लावर जनरली बायसेक्सुअल होते हैं, और इसके साथ ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी बताया गया है। ओके, मल्टीपल फिजन के बारे में थोड़ा दे रखा है, लेकिन आपने जो फोकस करना है इसी पॉइंट पे फोकस करना है कि जो फ्लावर होते हैं वो बायसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, जिसमें मेल फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं। अब कौन सा पार्ट मेल होता है फीमेल होता है वो आप यहाँ से समझें। ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो फीमेल होता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ये फीमेल पार्ट है, एंड जो साथ में यहाँ पे बनाए हुए हैं ये मेल पार्ट है, एंथर है और इसका स्टेमन है, सॉरी फिलामेंट है। नीचे वाला जो स्टॉक है उसे फिलामेंट कहते हैं और ऊपर वाले पार्ट को एंथर कहते हैं। दोनों को मिलके हम कहेंगे स्टेमन।
स्टिग्मा स्टाइल ओवरी को कार्पल कहते हैं और पिस्टल वर्ड भी यूज़ किया जाता है। कार्पल और पिस्टल वर्ड यूज़ किया जाता है किसके लिए? फीमेल पार्ट के लिए। फिलामेंट इज गिवन एंड एंथर के साथ अगर फिलामेंट दोनों चीज़ें हैं तो उसको स्टेमन कहा जाएगा। और इसके अलावा ये दोनों पार्ट जो मेल एंड फीमेल पार्ट मैंने बताया ये बहुत ज़रूरी हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जिनका रिप्रोडक्शन में डायरेक्ट रोल नहीं है, लाइक सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स ग्रीन होते हैं कलर में और बड कंडीशन में प्रोटेक्शन देते हैं, और पेटल्स कलरफुल पत्तियां जिनको हम बोल देते हैं उनको कलेक्टिवली सभी पेटल्स के लिए जो टर्म यूज़ की जाती है उसे कोरोला भी कहा जाता है। और इसी तरीके से सेपल्स को केलेक्स कहा जाता है। अ टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ मेन वर्ल नेमली केलेक्स जिसमें कि सेपल आ जाएंगे, कोरोला जिसमें कि पेटल्स आ जाएंगे, और एंड्रोशियम जिसमें कि स्टेमन्स आ जाएंगे, एंड देन फाइनली गाइनोशियम जिसमें कि कार्पल। गाइनोशियम फीमेल पार्ट को कहा जाएगा, एंड्रोशियम मेल को। तो ये सभी चीज़ों को आपने लर्न करना है, किसी से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट थिंग इज रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। ये जो फ्लो चार्ट है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ चार्ट। स्टेमन कार्पल के फर्दर पार्ट्स दिखाए गए हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आप डायग्रामेटिकली कर सकते हो इसके साथ साथ तो वो भी कर लेना साथ में, कि स्टेमन के फिलामेंट और एंथर 2 पार्ट्स होते हैं और सिमिलरली जो कार्पल है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टाइल ओवरी स्टिग्मा इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम नीचे से ऊपर से स्टार्ट करें तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है। ओके, आफ्टर दैट जो एंथर है उसमें म्योसिस हो जाता है। म्योसिस होने के बाद पोलन ग्रेन्स बनते हैं। पोलन ग्रेन्स छोटे छोटे जनरली ग्रीन या फिर येलो कलर के हमें देखने को मिलते हैं, फ्लावर में मेल पार्ट में होते हैं। और ओवरी के अंदर जो है एग और ओव्यूल रहता है, ओव्यूल के अंदर एग होता है। जब ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे गिरते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज पॉलिनेशन। pollen grain of flower transfer to the stigma of carpel of same flower। अगर सेम फ्लावर पे गिरेंगे तो सेल्फ पॉलिनेशन कह देंगे, अगर डिफरेंट फ्लावर पे गिरेंगे तो क्रॉस पॉलिनेशन कह देंगे। अब पॉलिनेशन के बाद होता क्या है? पॉलिनेशन के बाद ये प्रोसेस होता है जिसमें कि ये जो पॉलन गिरे हैं किस पे? स्टिग्मा पे, वो धीरे धीरे जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। उनकी जो पोलन ट्यूब है वो बननी स्टार्ट हो जाएगी, पोलन की ट्यूब बननी स्टार्ट हो जाएगी, इंटाइन बाहर आ जाएगी। इंटाइन एक्साइन 2 लेयर्स होती हैं पोलन ग्रेन की, तो उसी की बात कर रही हूँ कि इंटाइन बाहर आके पोलन ट्यूब बना देगी और जर्मिनेशन में हेल्प करेगी। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि यहाँ पे बहुत से पोलन हैं जो जर्मिनेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनमें से एक सक्सेसफुल हुआ जिसकी पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुँची है फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए। अब अगर हम कहें कि सबसे पहले पॉलिनेशन हो गया, पॉलिनेशन के बाद जो प्रोसेस होता है पोलन ट्यूब जर्मिनेशन का, उसके बाद पोलन ट्यूब जर्मिनेशन से होती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है? फर्टिलाइजेशन का मीनिंग ये है कि जो पोलन ट्यूब है, पोलन ट्यूब इसीलिए तो जर्मिनेट हुई है, डेवलप हुई है ताकि उसमें से जो मेल न्यूक्लियाई हैं वो ट्रांसफ़र करवाए जाएं फीमेल न्यूक्लियाई के पास जो कि एग होता है, ठीक है, इसके पास ट्रांसफ़र करवाने के लिए ये प्रोसेस होता है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जो फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमेट का, जो फ्यूजन है मेल एंड फीमेल गैमेट का दैट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल में एग होता है एंड पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है जो भी गिवन है यहाँ पे। और इसके बाद अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ रही है दैट्स ओके, नहीं तो आप किसी भी अपनी बुक से ध्यान से इस डायग्राम को देखें कि ओवरी है, ये सारा पार्ट फ्लावर का नीचे वाला पार्ट ओवरी है, और ओवरी के अंदर जो ओव्यूल दिखा रखा है ये सर्कुलर स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो है एग एंड सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई हैं, सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई हैं और एग सेल्स भी हैं। एग सेल एक ही होता है, आसपास 2 सिनर्जिड होते हैं, ऊपर वाली साइड 3 एंटीपोडल सेल हैं। तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग है कि जो मेल न्यूक्लियाई होगा पोलन ट्यूब में वो
जो ओव्यूल है उसके एग के साथ फ्यूज़ करेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इतना ही नहीं, जो जब पोलन ट्यूब जर्मिनेट कर रही होती है, जब पोलन ट्यूब बन रही होती है, तो उसमें 2 मेल न्यूक्लियाई बनते हैं। उनमें से एक मेल न्यूक्लियाई तो फीमेल एग के साथ फ्यूज़ कर जाता है, दूसरा जो मेल न्यूक्लियाई होता है वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करता है। 2 मेल न्यूक्लियाई होते हैं ना, फर्स्ट इज फ्यूज्ड विद एग जो ओव्यूल के अंदर होगा, और जो ओव्यूल के अंदर सेंटर में पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ सेकेंड मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कोई भी केस बना के क्वेश्चन दिया जा सकता है कि ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, दो बार फर्टिलाइजेशन हो रही है, उस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। जब फ्यूज़न हो जाएगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, तो उस प्रोसेस में जो स्ट्रक्चर डेवलप होती है दैट इज़ नोन एज जाइगोट। जाइगोट बन जाएगा, और फिर जो वो जाइगोट है वो धीरे धीरे डिवाइड करने के बाद एम्ब्रियो बनाएगा। एम्ब्रियो इसके बाद जो है पूरा जो ओवरी वाला पार्ट है फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो ओव्यूल है, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्यूचर में ओवरी फ्रूट बनाती है, और जो उसके अंदर के छोटे छोटे ओव्यूल होते हैं वो सीड बनाते हैं, ये भी याद रखना है आपने। फ्लावर्स कैन ऑल्सो भी यूनिसेक्सुअल और बायसेक्सुअल। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि अगर फ्लावर में दोनों एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम मीन टू से स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला पार्ट जो है गाइनोशियम कहेंगे, कार्पल है वो भी है, और स्टेमन भी है एंड्रोशियम जो कि मेल पार्ट है। अगर ये दोनों एक ही फ्लावर में प्रेजेंट हैं तो उस फ्लावर को हम बायसेक्सुअल कह सकते हैं, क्योंकि उसमें कंटेन बोथ स्टेमन एंड कार्पल। लेकिन अगर एक ही पार्ट है, चाहे तो स्टेमन है चाहे कार्पल है, दोनों में से एक है, तो उस फ्लावर को हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर कह सकते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर की एग्जांपल आप पपाया, वाटरमेलन ले सकते हैं, और बायसेक्सुअल की एग्जांपल हिबिस्कस, मस्टर्ड आ जाएगी। So that's it for today. I hope you are getting something new and revising with me. It will be beneficial for you all. If you find my videos beneficial for you, please like, share and subscribe my channel. Thanks for watching. Take care. Bye bye.